नमस्कार। आज के वीडियो में समझते हैं पॉलिटी से जुड़ा एक टॉपिक है जिसमें कि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि लॉयर क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है, बैरिस्टर क्या होता है। और हम लोग बराबर सुनते हैं एक वर्ड कि सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, प्लीडर, गवर्नमेंट प्लीडर। तो ये सारे वर्ड क्या हैं और ये सारा क्या होता है वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है और हर किसी को जानना चाहिए। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि लॉयर किसे कहते हैं और एडवोकेट किसे कहते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो होता है वो होता है लॉयर। लॉयर को क्या बोलते हैं हम लोग? वकील। ठीक है। अब वकील होता कौन है वो समझिए। वकील वो व्यक्ति है जिसने कि लॉ की पढ़ाई कर रखी हो, चाहे वो 3 साल का लॉ का कोर्स कर रखा हो जिसको LLB बोलते हैं, या फिर 5 साल का कोर्स कर रखा हो। ठीक है। तो जो व्यक्ति कानून का पढ़ाई कर रखा हो, जिसके पास कानून की डिग्री हो, उसको हम लोग वकील बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति किसी भी क्लाइंट के लिए किसी भी कोर्ट में खड़े होकर उसके केस की पैरवी नहीं कर सकता। मतलब ये व्यक्ति सिर्फ कानून का जानकार होता है, आपको कानून की जानकारी दे सकता है, आपको किस केस में क्या करना चाहिए ये सिर्फ बता सकता है, लेकिन आपके लिए कोर्ट में खड़े होकर आपके लिए बहस नहीं कर सकता, आपके केस की पैरवी नहीं कर सकता। ये व्यक्ति लीगल एडवाइज़र नहीं बन सकता। कहीं भी आप लोगों ने सुना होगा ना कि वो लीगल एडवाइज़र है, ये व्यक्ति लीगल एडवाइज़र नहीं हो सकता। ठीक है। तो वकील का मतलब यही होता है। अब इसके साथ आता है बैरिस्टर वर्ड। वकील आप समझ गए, जिसके पास लॉ की डिग्री हो, लेकिन वो व्यक्ति किसी कोर्ट में खड़े होकर के किसी के भी केस की पैरवी नहीं कर सकता, किसी के भी केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कोर्ट के सामने। एक लाइन में समझिए, कानून का जानकार तो है लेकिन कोर्ट में नहीं जा सकता, कोर्ट में खड़े होकर के किसी के केस की पैरवी नहीं कर सकता। ठीक है। अब आ जाइए बैरिस्टर। बैरिस्टर क्या होता है? अगर यही चीज़, सेम चीज़ जो मैंने आपको भी लॉ के बारे में बताया है, लॉयर के बारे में बताया है, ये सेम चीज़ लॉ की डिग्री अगर आपने इंग्लैंड से कर रखा है तो आप कहलाएंगे बैरिस्टर। ठीक है। इंग्लैंड से किसी की लॉ की डिग्री है तो वो कहलाएगा बैरिस्टर, और इंडिया में इसको बोलते हैं लॉयर। ठीक है। अब आ जाइए एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है? सेम चीज़ कि एडवोकेट जो है वो पहले लॉयर होगा, मीन्स उसके पास लॉ की डिग्री होगी, लेकिन एडवोकेट में ये चीज़ जुड़ता है कि वो किसी भी कोर्ट में खड़े होकर के किसी भी क्लाइंट के लिए पैरवी कर सकता है। तो कभी कभी आप सुनते होंगे कि लोग बोलते होंगे मैंने वकील हायर किया है, मेरा वकील ये केस देखेगा। वो गलत वर्ड यूज़ करते हैं। वकील नहीं, एडवोकेट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अधिवक्ता। एडवोकेट को क्या बोलते हैं? अधिवक्ता। इसका एक और नाम है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, आधिकारिक। आधिकारिक वक्ता। आधिकारिक वक्ता। अधिवक्ता का मतलब आधिकारिक वक्ता। ये बनते कैसे हैं? तो एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले तो आपका लॉयर होना जरूरी है एडवोकेट बनने के लिए। ठीक है। चाहे आपने वो डिग्री इंग्लैंड से ही कर रखी हो तो आप बैरिस्टर वहाँ पे कहलाएंगे, चाहे आप बैरिस्टर हो या लॉयर हो। एडवोकेट बनने के लिए आपको इंडिया के अंदर मैं बता रहा हूँ, आपको एक BCI का एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप लॉयर होंगे। लॉयर बनने के बाद, मतलब जब आप अपने कानून की डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक BCI का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। वो एग्ज़ाम होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। ये एग्ज़ाम जब आप पास कर जाएंगे तो उसके बाद आपको इनरोलमेंट मिलेगा, मतलब आप इनरोल करवा लेंगे अपने आप को बार काउंसिल के अंदर। ठीक है। और जब आप बार काउंसिल के अंदर इनरोल करवा लेंगे तो आपको फिर लाइसेंस मिल जाएगा फॉर प्रैक्टिस इन कोर्ट। मतलब एक लॉयर जब BCI का एग्ज़ाम पास कर लेता है, BCI का एग्ज़ाम पास होने के बाद जब वो अपने आप को इनरोल करवा लेता है तो इनरोलमेंट होने के बाद उसको लाइसेंस मिलता है। किस चीज़ के लिए? प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट में।
तो क्या हो गया, एडवोकेट जो होता है वो किसी भी क्लाइंट के लिए कोर्ट में खड़ा हो सकता है, उसके केस की पैरवी कर सकता है। तो हम लोग जो ये बोलते हैं कि हमने वकील हायर किया है, नहीं, हमने वकील नहीं, हमने एडवोकेट हायर किया है। वकील मीन्स लॉयर और एडवोकेट मीन्स अधिवक्ता। लॉयर और एडवोकेट में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो लॉयर होता है वो कानून का जानकार होता है, लेकिन कोर्ट में खड़े होकर के किसी के लिए भी, किसी भी क्लाइंट के लिए बहस नहीं कर सकता। और जो एडवोकेट होता है वो कानून का जानकार होता है और वो कोर्ट में खड़े होकर के किसी क्लाइंट के लिए बहस कर सकता है, अपने मुवक्किल की बातों को कोर्ट के सामने रख सकता है। ये होता है एडवोकेट। ठीक है, समझ में आ गया एडवोकेट और लॉयर में क्या फ़र्क है। इसके बाद आ जाइए, एडवोकेट का भी दो पार्ट होता है, एक होता है एओआर, इसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, और एक एसआर होता है, एसआर को हम लोग बोलते हैं सीनियर एडवोकेट। तो जो आपका सीनियर एडवोकेट होता है वो क्या होता है वो समझिए। बेसिकली जो सीनियर एडवोकेट होता है वो एक तरह से उपाधि है जो कि दी जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, जो सीनियर एडवोकेट होता है उसकी एक उपाधि है जो कि किसके द्वारा दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। अब इसका कोई मानदंड होगा, सबको तो नहीं मिल जाएगा, एडवोकेट है तो सबको तो सीनियर एडवोकेट नहीं मिल जाएगा। उसके लिए क्या मानदंड है कि 20 साल, कम से कम 20 ईयर्स का प्रैक्टिस होना चाहिए कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट। उसके बाद 45 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, 45 साल एज होना चाहिए। उसके बाद कोर्ट सक्सेस रेट देखती है। सक्सेस रेट का मतलब क्या है, कितना केस एक वकील जीत रहा है, मतलब एक एडवोकेट कितना केस जीत रहा है, उसका सक्सेस रेट क्या है। तो कोई भी एडवोकेट जब केस जीतता है इसका मतलब है कि वो एडवोकेट अच्छा है, और केस जब सही होगा, जब आपके तर्क अच्छे होंगे तभी आप केसेस को जीत पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो वकील तर्क संगत बात करता है, बेकार के केसेस, आलतू फालतू के केसेस को नहीं टैकल करता है। तो यही होता है आपका सक्सेस रेट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखती है जिस वकील का मीन्स जिस एडवोकेट का जितना ज़्यादा सक्सेस रेट होता है उस हिसाब से उसको सीनियर एडवोकेट की उपाधि प्रदान की जाती है। तो क्या क्या पॉइंट हो गया, सक्सेस रेट, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, 20 ईयर्स का प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद क्या हो गया आपका 45 ईयर्स एज होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन जाते हैं हमारे कौन, सीनियर एडवोकेट। एओआर का मतलब होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो एओआर के लिए क्या कंडीशन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली ये होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो अगर मान लीजिए हर वकील को ये पावर दे दिया जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, तब तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना केस हो जाएगा, एक तो वैसे ही इतना पेंडिंग केसेस है, इतना केस हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट देख ही नहीं पाएगी उस केसेस को, समझ ही नहीं पाएगी उस केसेस को, डेली का डेली अंबार लग जाएगा केसेस का। तो इसलिए एक प्रावधान बनाया गया है कि जो एओआर होगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा, वही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, वकालतनामा फाइल कर सकता है। ठीक है, समझिएगा इसको। जो एओआर होगा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल वही कर सकता है, ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है केस को, बहस कोई भी कर सकता है, लेकिन जो फाइलिंग होगा वो वही करेगा जो कि एओआर होगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा। किसी भी तरह का पेटिशन है, वकालतनामा है, एफिडेविट है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ फाइल कौन करेगा, एओआर। तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल करने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं एओआर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब इसका क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए आपको एओआर का जो है वो एग्जाम होता है। ठीक है, एससी एओआर एग्जाम जिसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट एओआर एग्जाम। तो सुप्रीम कोर्ट एओआर एग्जाम जो होता है, इसके अंदर होता क्या है कि आपको 4+1 एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4+1 का मतलब ये है 4 साल जो है वो आपको एज एन एडवोकेट, किसी भी कोर्ट का एज एन एडवोकेट होना चाहिए। उसके बाद 1 साल जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट में ही किसी एओआर के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब 4 साल आपका खुद होना चाहिए एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस। उसके बाद आपका जो 1 साल है वो सुप्रीम कोर्ट के ही किसी एओआर के अंदर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो एओआर हैं उनके अंदर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए।
और जिस AOR के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर्स का होना चाहिए एज एन AOR। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जो AOR, इसको ऐसे समझिए, जो AOR सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है उसके अंदर आपका प्रैक्टिस होना चाहिए 1 साल का। ठीक है, दूसरा आपका एडवोकेट होना जरूरी है किसी भी कोर्ट में 4 साल का, तो 4 और 1 5, तो टोटल 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो 5 साल कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये होता है आपका AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है वही केस फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के लॉ के हिसाब से बनाया गया है। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन हो सकता है? महान्यायवादी पहले होता क्या है इसको समझते हैं। महान्यायवादी का मतलब है अटॉर्नी जनरल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ज़्यादातर अटॉर्नी जनरल ही वर्ड यूज़ होता है। वो व्यक्ति ऐसा एडवोकेट होता है जो कि केंद्र सरकार, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे रिलेटेड केसेस को देखे। ठीक है, तो महान्यायवादी वो होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। ठीक है, ये किसके लिए है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, केंद्र सरकार के लिए है। ठीक है, अब ये कौन हो सकता है? इसकी योग्यता है कि ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बराबर का होता है। मतलब जितना पढ़ा लिखा एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जितना एक्सपीरियंस एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होता है, उतना ही एक आपको महान्यायवादी के पास भी होता है। महान्यायवादी वही हो सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का योग्यता रखता हो। और सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होता है? अगर आप हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं या आप हाई कोर्ट में 5 साल जज रह चुके हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ठीक है, तो जो महान्यायवादी होता है वो किसके बराबर का होता है? वो होता है आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का। मतलब ये जो है ये आपको किसके बराबर होता है? SC के जज के बराबर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का ये होता है महान्यायवादी। ठीक है, इन्हीं की योग्यता यही है। वर्तमान में हमारे देश के कौन है? मिस्टर के वेणुगोपाल। अभी हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट के? मिस्टर के वेणुगोपाल। अब इनका अपॉइंटमेंट से लेकर के इनके इस्तीफे तक सारा कुछ समझते हैं। जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय। तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट किससे पूछ के करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री के से पूछ करके। हमारे प्रधानमंत्री के मुताबिक ही प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। अगर इस्तीफा देना है उनको तो किसको देंगे? तो वो राष्ट्रपति महोदय को ही देंगे, क्योंकि जो अपॉइंटर होता है उसी को आप इस्तीफा भी देते हैं। प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री से मंत्रणा करके इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? किसी केस के सिलसिले में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र भी होते हैं। उसके साथ साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर भी आपको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको समझिए, जैसे समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई केस हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले लोग बोल रहे थे कि राफेल में घोटाला हो गया। ठीक है, तो राफेल का घोटाला हो गया मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो उसमें क्या होगा? पक्ष और विपक्ष दो होता है। जो फाइल किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फाइल किया, तो उस केस को देखने के लिए कौन जाएगा? उस केस पे अपनी सरकार की राय रखने के लिए कौन जाएगा? वो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार से जुड़े सभी मुकदमों को देखते हैं। सभी मुकदमे लड़ने की जिम्मेवारी अटॉर्नी जनरल के ऊपर ही होती है। इसके बाद लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र मतलब सरकार को कभी भी कहीं पर अगर कानूनी सलाह की ज़रूरत है, जैसे आपको मैं एक बात बताता हूँ
कोई भी जो नियम है, अब सरकार में जो लोग बैठे हैं जरूरी तो नहीं है कि वो हर चीज़ के जानकारी होंगे, ठीक है। तो उनको जानकारी कहाँ से मिलती है? उनको जानकारी कानून से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं अटॉर्नी जनरल के पास से ही। कोई नियम लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, जैसे अभी कुछ दिन पहले CAA और NRC लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, नोटबंदी किया जाए या नहीं किया जाए, GST लाया जाए या नहीं लाया जाए, इस सब का कानूनी प्रभाव क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ, इस सब का कानूनी प्रभाव क्या होगा? इसको समझने के लिए, इसको अच्छे से जानने के लिए केंद्र सरकार की हेल्प कौन करते हैं? हमारे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, मतलब लीगल एडवाइजर होते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर ये आपको आता है, हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 88 में, आर्टिकल 88 का ये टॉपिक है। जैसा कि आपको पता होगा, पार्लियामेंट के अंदर वही बैठता है जो कि चुनाव लड़ के गया हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, ठीक है। लेकिन जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं ये भी वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं, संसद की कार्यवाही में अपना सहयोग दे सकते हैं, संसद की कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विपक्ष वाले ने बोल दिया कि नहीं राफेल में घोटाला हुआ है, तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल होंगे वो खड़े होकर के बोल सकते हैं कि नहीं घोटाला नहीं हुआ है, ये पॉइंट्स है, ये लीगल है, ये डॉक्यूमेंट लीगल है, ये ऐसे है, ये पैसा यहाँ से लाया गया, ये पैसा यहाँ खर्च किया गया, तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को कौन दिखाएगा? हमारा जो अटॉर्नी जनरल होता है वो दिखाएगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के पास पूरी की पूरी जानकारी होती है कानून की। उसके बाद एक चीज़ है कि ये संसद की कार्यवाही में सम्मिलित तो होंगे, संसद में बहस में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकते। इनके पास वोटिंग का जो अधिकार है पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं होता है, क्योंकि वोट डालने का अधिकार उसी को होता है जो कि पार्लियामेंट में चुन के गया हो, ठीक है। तो ये चुन के तो जाते नहीं है, ये लीगल एडवाइजर, इसलिए ये वोटिंग को छोड़ करके संसद में जितनी भी कार्यवाही होती है, जैसे कोई बहस हो रहा है किसी टॉपिक पे और उस पर सरकार का पक्ष रखना है, लीगली अगर सरकार का पक्ष रखना है तो अटॉर्नी जनरल वहाँ जा करके बहस कर सकते हैं, अपनी पक्ष मतलब अपने सरकार के पक्ष को रख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल होते हैं वो हमारे केंद्र सरकार के लीगल एडवाइज़र होते हैं, मतलब केंद्र सरकार को जो सलाह लेना होगा लीगली तो वो हमारा कौन देगा? महान्यायवादी। उसके साथ साथ हम लोग इनको फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री, मतलब ये हमारे देश के पहले लीगल ऑफिसर भी होते हैं, इनको हम लोग फर्स्ट लीगल ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। अब अटॉर्नी जनरल को जो है वो किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं मिलती है, इनको नो सैलरी। ऐसा क्यों होता है वो देखिए, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो किसी भी आदमी का, किसी भी व्यक्ति का, इस देश में जो भी व्यक्ति है उसका केस लड़ सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक मिनट के लिए, अब अटॉर्नी जनरल कौन है? हमारे के वेणुगोपाल जी, ठीक है, ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। अब किसी को कोई दिक्कत हो जाए कहीं पे भी और इनकी जो फीस है वो फीस देने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो जाए कि सर आप मेरा केस लड़ दीजिए, मैं आपको इतनी फीस दूंगा, तो ये लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कानून में जो हमारा संविधान है उसमें कहीं भी ये बाध्यता नहीं है कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल होगा वो केस नहीं लड़ सकता किसी आम व्यक्ति का, वो लड़ सकता है। तो इसीलिए सरकार जो है वो इनको सैलरी नहीं देती है, क्योंकि ये जब किसी दूसरे व्यक्ति का भी केस लड़ सकते हैं तो इसीलिए इनको सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन इनको मिलता क्या क्या है वो देखिए, इनको मिलता है आपको भत्ता जिसको बोलते हैं अलाउंस, वो मिलता है, इनको गाड़ी दी जाती है, इनको सिक्योरिटी दी जाती है, उसके बाद इनको घर दिया जाता है रहने के लिए, मतलब एक तरह से सैलरी छोड़ करके सारा कुछ इनको मिलता है। गाड़ी मिली गई, सिक्योरिटी मिली गई, घर मिली गई, और सबसे बड़ी बात है भाई केंद्र सरकार के आदमी है तो फिर अब दिक्कत ही क्या है, ठीक है। तो सैलरी क्यों नहीं मिलता? वो इसी कारण से इनको नहीं मिलता है। उसके बाद ये कब तक पद पे रह सकते हैं? इनके पद पर रहने की कोई लिमिट नहीं है, ये राष्ट्रपति के हिसाब से पद पे रहेंगे। राष्ट्रपति की जब तक इच्छा है तब तक राष्ट्रपति इनको पद पर रखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा कब होती है? जब प्रधानमंत्री महोदय की इच्छा हो जाए। अगर प्रधानमंत्री महोदय बोल दें राष्ट्रपति महोदय को कि के वेणुगोपाल जी को पद से हटा दिया जाए तो राष्ट्रपति महोदय हटा देंगे, ठीक है। तो यही होता है, राष्ट्रपति की इच्छा कब होती है? जब हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा होती है। प्रधानमंत्री एडवाइस कर देते हैं कि सर इन अमुक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो उनको हटा दिया जाएगा।
तो यही होता है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी पॉइंट्स था मुझे इंपॉर्टेंट लगा, वो मैंने आपको बता दिया है। सिंपल वे में समझिए, अटॉर्नी जनरल वो व्यक्ति होता है, वो एडवोकेट होता है जो कि केंद्र सरकार के लिए केस लड़े, केंद्र सरकार की बातों को कोर्ट में रखे, केंद्र सरकार का लीगली एडवाइजर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, मीन्स महान्यायवादी। ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। अब सॉलिसिटर जनरल क्या है वो समझ लीजिए। सॉलिसिटर जनरल का मतलब होता है आपको जस्ट महान्यायवादी के नीचे, मीन्स अटॉर्नी जनरल का सपोर्टर, अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट। अब जैसे मान लीजिए अटॉर्नी जनरल है, एक व्यक्ति है, उनके पास तो बहुत सारा पूरे देश का ही देखना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरे देश में है। अब पूरे देश का सारा काम उन्हीं को देखना पड़ेगा लीगली, तो वो तो कर नहीं पाएंगे ना, एक व्यक्ति कितना कर पाएगा, पीएम अकेले कितना कर पाएगा, इसलिए मंत्रिपरिषद होती है। तो इसीलिए यहां भी ये व्यवस्था की गई है कि सॉलिसिटर जनरल जो होंगे वो अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट होंगे। तो सॉलिसिटर जनरल कौन होगा? जो कि अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होगा, और इनकी संख्या कितनी होती है? एक। और अभी हमारे कौन है सॉलिसिटर जनरल? श्री तुषार मेहता। तुषार मेहता जी हमारे अभी देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, और अटॉर्नी जनरल मिस्टर के वेणुगोपाल महोदय। ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? जो कि आपको अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है, और इसीलिए क्योंकि इनके बाद इनका आता है पोजीशन, इन्हीं इनको सेकेंड लीगल एडवाइजर ऑफ कंट्री भी बोला जाता है। ठीक है। और इनकी योग्यता क्या होती है? ये आपको हाई कोर्ट के एचसी के जज के बराबर होते हैं। जितना एक हाई कोर्ट का जज का योग्यता होता है, उतना ही एक सॉलिसिटर जनरल का भी योग्यता होता है। ठीक है। अब इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कैबिनेट के थ्रू किया जाता है। तो अटॉर्नी जनरल के नीचे कौन काम करता है? सॉलिसिटर जनरल। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई छोटा मोटा कोई केस होता है, मतलब जहां पे उनका जाना जरूरी नहीं है अटॉर्नी जनरल का, तो वहां पे वो सॉलिसिटर जनरल को भेज देते हैं। सॉलिसिटर जनरल एज एन असिस्टेंट काम करते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल के। तो यही हो गया सॉलिसिटर जनरल, और यही हो गया हमारे अटॉर्नी जनरल। ठीक। अब एक और होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ASG। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हमारा सॉलिसिटर जनरल होता है उसका असिस्टेंट। ठीक है। इनकी संख्या ज़्यादा होती है, लगभग 4 से 5 होते हैं ये। ठीक है। तो जो हमारा असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल है ASG, ये किसको हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल को। ये एडवोकेट जनरल क्या होता है? एडवोकेट जनरल, इनको हम लोग बोलते हैं महाअधिवक्ता। देखिए ये बिल्कुल सेम है एज एन अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो केंद्र सरकार के लिए होते हैं, और ये राज्य सरकार के लिए होते हैं। मतलब राज्य सरकार के लीगल एडवाइजर, राज्य सरकार पे कोई केस हो गया तो कौन देखेगा? हमारा एडवोकेट जनरल, जिनको हम लोग बोलते हैं महाअधिवक्ता। ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्यपाल। किसके कहने पे? मुख्यमंत्री के कहने पे। कब तक रह सकते हैं? जब तक राज्यपाल की इच्छा हो। राज्यपाल की इच्छा कब तक रहती है? जब तक मुख्यमंत्री की इच्छा रहती है। राज्यपाल की इच्छा कब बदलती है? जब मुख्यमंत्री की इच्छा बदलती है। तो मीन्स मुख्यमंत्री ही जो है वो मेन होता है इनके अपॉइंटमेंट में। जैसे प्रधानमंत्री मेन होता है आपको अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट में, वैसे ही एडवोकेट जनरल के अपॉइंटमेंट में जो मेन होते हैं वो हमारा मुख्यमंत्री महोदय होते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट जो होता है वो राज्यपाल करते हैं, और अगर इनको त्यागपत्र देना होगा तो वो ये राज्यपाल को ही देंगे। राज्य सरकार से जुड़ा कोई भी लीगल मामला जो होगा, कोई भी केस जो होगा, वो यही देखते हैं। इनको हम लोग लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और ये आपको स्टेट के फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी होते हैं। ठीक है। इनको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। अब समझते हैं प्लीडर क्या होता है, गवर्नमेंट प्लीडर क्या होता है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है। पहला प्लीडर, उसके बाद गवर्नमेंट प्लीडर, और तीसरा होता है आपका पब्लिक
प्रोसिक्यूटर। ठीक है, ये 3 चीज समझते हैं। ये 3 क्या होता है? तो सबसे पहले प्लीडर समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एडवोकेट हो गए, ठीक है, एडवोकेट कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब एडवोकेट होने के बाद आपकी इच्छा है समाज सेवा करने की, तो कैसे करेंगे? अगर कोई भी अधिवक्ता मीन्स कोई भी एडवोकेट किसी प्राइवेट पक्ष की तरफ से, अगर आप प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में खड़े होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लीडर। ठीक है, कोई भी एडवोकेट अगर प्राइवेट पक्ष की तरफ से खड़ा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्लीडर। ठीक है, अब आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, अब क्राइम ऐसा है कि वो स्टेट को इफेक्ट कर रहा है। जैसे अब कोई आतंकवादी आ गया, उसने 2-4 बंदों को मार दिया, ठीक है, तो वो स्टेट का केस हो गया क्योंकि उसने समाज को खराब करने की कोशिश की है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर ही कर दिया और जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसके पीछे मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई नहीं है, या कोई है भी तो इस हिसाब का मजबूत व्यक्ति नहीं है। अगर वो मजबूत व्यक्ति है भी तो जो स्टेट है वो उस व्यक्ति पे जिसने मारा है उसके ऊपर ऑलरेडी केस कर देगी क्योंकि उसने समाज को खराब करने का प्रयास किया है। तो जब कभी भी आप एक एडवोकेट होने के नाते पीड़ित का पक्ष लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर क्या होता है? क्रिमिनल केसेस में, ठीक है, क्रिमिनल केसेस क्या होता है? मार पीट, गुंडागर्दी, इस टाइप का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में जब आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेते हैं, पीड़ित का पक्ष लेते हैं तो आप कहलाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है कि जब आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेते हैं तो आप कहलाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, प्लीडर जो होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिवचनकर्ता। प्लीडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अधिवचनकर्ता। और जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोक अभियोजक। मैं हिंदी इसलिए बताता चल रहा हूं ताकि आप लोग कहीं भी अगर सुने ये वर्ड तो समझ में आ जाए। इसके बाद आता है आपका लास्ट कौन सा बच गया? गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब है कि अगर सिविल मैटर के अंदर, अगर कोई मैटर सिविल का है, अब सिविल और क्रिमिनल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं थोड़ा, अभी आप समझ लीजिए। अगर आप सिविल मैटर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से खड़े होते हैं, ठीक है, तो आप कहलाएंगे गवर्नमेंट प्लीडर। मतलब आप प्लीडर हैं, आप अधिवचन करता है किसके? गवर्नमेंट के। जैसे यहाँ पे प्लीडर, सिर्फ प्लीडर कौन होगा? जो प्राइवेट पक्ष की तरफ से खड़ा होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्लीडर। और अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से खड़े हैं सिविल केसेस के अंदर तो आप क्या कहलाएंगे? गवर्नमेंट प्लीडर। ठीक है, गवर्नमेंट प्लीडर जो होता है वो गवर्नमेंट का जो कोई सिविल का मैटर होता है उसमें खड़ा होता है। अब थोड़ा समझ लीजिए क्रिमिनल केस और सिविल केस क्या होता है। क्रिमिनल केस के अंदर कहीं पर भी अगर मार पीट, गुंडागर्दी, इस सब टाइप का चीज हो जाए तो उसको बोलेंगे क्रिमिनल केसेस। ठीक है, और सिविल केस क्या होता है? सिविल केसेस बेसिकली जमीन जायदाद को लेके होता है। जैसे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की जमीन है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो वो सिविल का मैटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी ही जमीन है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो वो सिविल का मैटर हो जाएगा। तो सिविल और क्रिमिनल यही होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट के सिविल मैटर में गवर्नमेंट के लिए खड़े होते हैं कोर्ट में तो आपको बोला जाएगा गवर्नमेंट प्लीडर। ठीक है, तो एडवोकेसी से रिलेटेड जितना भी वर्ड यूज़ होता है, जितना भी टर्म यूज़ होता है, उस सब को मैंने आपको एक ब्रीफ कर दिया है, एक समझा दिया है। इससे ये होगा कि कहीं भी अगर आपको कोई वर्ड सुनने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता चल जाएगा कौन व्यक्ति क्या है और कौन व्यक्ति कोर्ट के अंदर क्या है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।